everybody, welcome to Success is the platform where you get the success in an easiest way. So gentlemen, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर्स के बारे में अच्छे से समझ लिया था. आई होप सबको समझ आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा. इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. आपके पास कोई डाउट है अगर तो आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, हम आपके डाउट को सॉल्व कर देंगे. ओके, सो व्हाट वी हैव टू स्टडी राइट नाउ. हमें अब पढ़ना है इस लेक्चर के अंदर मेरे प्यारे दोस्तों केमिकल क्वालिटी पैरामीटर्स. जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर क्या होते हैं. द पैरामीटर्स विच कैन बी eradicate, which can be remembered, which can be actually जिसका हम पता लगा सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों छूने से, देखने से, ठीक है, पीने से, टेस्ट करने से, सूंघने से. तो ये सारी जो चीजें थी जिसको हम फिजिकली पता लगा सकते हैं उसको कहा जाता है फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर्स. अभी बात आती है केमिकल क्वालिटी पैरामीटर्स से हम क्या समझते हैं मेरे प्यारे दोस्तों. केमिकल क्वालिटी पैरामीटर्स वो होते हैं जिसको आप देखने से, जिसको आप छूने से, जिसको आप ऐसे सूंघने से पता नहीं लगाते समझते हैं. एक्चुअली मैं कहना चाहूंगा कि फिजिकल जो होता था प्यारे दोस्तों वो होता था बाहर से, इसको याद रखेंगे, ठीक है. और केमिकल जो होता है प्यारे दोस्तों ये होता है अंदर. अंदर का मतलब अंदर की बात है, मुझे नहीं पता, जो हो रहा है अंदर ही हो रहा है. मेरी बात समझ में आ रही है. तो केमिकल को जरा समझते हैं. सपोज मैंने आपको क्या कहा कि मैंने कहा एल्कलिनिटी. एल्कलिनिटी का मतलब क्या होता है अभी की टर्म्स में बस इतना समझा जाएंगे, बेसिसिटी. और अच्छी सी भाषा में लाता हूं, मैं कह रहा हूं डिसॉल्व सॉलिड्स. डिसॉल्व सॉलिड्स क्या होता है प्यारे दोस्तों, कल ही बताया था. वो सॉलिड जो मुझे मिले हुए दिखते हैं, जो मुझे असलियत में अलग से नहीं दिखते मेरे पानी के अंदर. एक होता है सस्पेंडेड सॉलिड, एक होता है डिसॉल्व सॉलिड. ये वो सॉलिड है जो पानी में घुल जाते हैं, मेरे को अलग से नहीं दिखते. तो भाई ये अंदर चले जाते हैं ना, ये बाहर से तो नहीं दिखते. क्या आप अपनी आंखों से डिसॉल्व सॉलिड को देख सकते हो? नहीं देख सकते. तो ये क्या हुआ, ये अंदर चला गया है. तो ये क्या करेगा, ये पानी की क्वालिटी, केमिकल क्वालिटी को वेरी करेगा. ये पानी के पैरामीटर्स मतलब पानी की प्रॉपर्टी को चेंज करने की कोशिश करेगा. तो मैं लिखना चाहूंगा इट कॉजेस टू चेंज. ये सारी चीजें मिटाकर हम दोस्तों लिखेंगे द पैरामीटर्स विच कॉजेस टू चेंज प्रॉपर्टीज, या मैं लिखना चाहूंगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड. लिक्विड कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों? पानी. आपको पता है पानी के बारे में ही पढ़ रहे हैं, रॉ वाटर इंजीनियरिंग है ना ये. तो अब समझते हैं वो कौन से पैरामीटर्स होते हैं जो पानी की प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं बट मेरे को आंखों से नहीं दिखते. तो यहां से देखेंगे प्यारे दोस्तों, देखो बहुत सारे होते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं. मैं कुछ के नाम लिख देता हूं आपको. देखो पहला होता है डिसॉल्व सॉलिड, दूसरा होता है एल्कलिनिटी, तीसरा होता है हार्डनेस, क्लोराइड कंटेंट, H2S कंटेंट, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है. उसके बाद बात आ जाती है पीएच भी होता है मेरा एक, उसके बाद नाइट्रोजन कंटेंट भी होता है. ऐसे करके 10-15 हो जाते हैं, 10 के आसपास. तो वो एक एक करके अपने को पढ़ने हैं. तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम अपना थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूं. मैं हूं निखिल गोयल, आप सभी के लिए एक बार फिर से लाया हूं केमिकल क्वालिटी पैरामीटर्स. तो आइए चले देखते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम. ओके, डिसॉल्व सॉलिड्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे. भाई आपको मैंने कल ही बताया था, कल का मतलब अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर, कि डिसॉल्व वो चीज होती है जो मुझे अलग से नहीं दिखती, जो मेरे लिक्विड के अंदर घुल जाती है. जैसे कि चीनी है, चीनी हर तरह से मेरे लिक्विड के अंदर घुल जाती है. चीनी मुझे अलग से नहीं दिखती मेरे प्यारे दोस्तों, उस चीज को कहता हूं डिसॉल्व हो गई है. अच्छा, वो डिसॉल्व किस चीज में होती है, कहने का मतलब है डिसॉल्व किस फॉर्म में होती है. तो यहां पर हम लिखेंगे इट डिसॉल्व्स इन द फॉर्म ऑफ, ये बात हमेशा याद रखना, सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी. इट डिसॉल्व्स इन फॉर्म ऑफ अनायंस, ठीक है.
ये डिसॉल्व किस फॉर्म में होगी, अनायंस या फिर कैटायंस। तो जनरली अनायंस ही होता है ज्यादातर, हम उसी को प्रेफर कर देते हैं। कैटायंस भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने बोला कि कोई भी चीज डिसॉल्व आयंस की फॉर्म में होती है, और आयंस क्या करता है, आयन इज अ काइंड ऑफ चार्ज पार्टिकल। अनायंस क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। अब ये चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये चार्ज पार्टिकल्स क्या करेंगे, मेरे को पता है कहीं पर भी चार्ज होगा वहां पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आएगी। समझ में आ रहा होगा ना। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होता है कि वो चीज अपने में से करंट को अब पास कराने देगी, क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री चार्ज कैरियर्स हैं। तो मैं यहां पर लिखूंगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अराइजेस। मेरी बात समझ में आई होगी प्यारे दोस्तों। अब जब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अराइजेस होगी ना, ये चीज मुझे समझाएगी एक्चुअली में कितना डिसॉल्व सॉलिड है मेरे लिक्विड के अंदर। कैसे, मेरे को एक बात तो पता है मेरे प्यारे दोस्तों, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी, यानी उतना ज्यादा सॉलिड डिसॉल्व हुआ है। मेरी बात समझ में आई, रिलेट कर दिया है। इतनी चीज तो मुझे समझ में आ गई है, इसमें तो रटने की अपने को जरूरत नहीं है। मैं यहां से एक रिलेशन लिखना चाहूंगा कि टोटल नंबर ऑफ डिसॉल्व सॉलिड जो होगा, टोटल डिसॉल्व सॉलिड क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को आप 0.65 से मल्टीप्लाई करोगे। इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है इस फॉर्मूले के अंदर, ये पैरामीटर। देखो ये पूछ सकता है आपसे, या तो पूरा फॉर्मूला देगा या खाली पैरामीटर दे देगा आपको कि टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स जो होते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से किस फैक्टर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो दैट वी कैन गेट दिस। तो याद रखना है 0.65 एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है, ये याद रखना। अच्छा, अब बात आती है दोस्तों कि इसको मेजर कैसे करते हैं, किस चीज से मेजर करा जाता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो रखते हैं इसको दिमाग में। क्या है यहां पर, डिसॉल्व सॉलिड मेजरमेंट। देखो बहुत ही आसान तरीका है। एक अपरेटस होता है जिसको हम लोग कहते हैं डी आयनिक मीटर। ये क्या करता है मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें एक ऐसे कुछ बीकर होता है जिसमें लिक्विड होता है, और मैं 2 इलेक्ट्रोड लगाता हूं, उन इलेक्ट्रोड को मैं बैटरी से कनेक्ट करता हूं। अब क्या होगा, इस लिक्विड की इलेक्ट्रोलिसिस करूंगा, और इस लिक्विड की इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद क्या होगा, इसके चार्ज कैरियर्स जो हैं वो कैथोड और एनोड की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे। मेरी बात समझ आई, ये क्या है, ये है चार्ज कैरियर्स। आपको पता लगा होगा ना इस बात का, ये तो हमने बेसिक चीज पढ़ी है। जब हम एक लिक्विड में से जिसके पास आयंस हैं उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो वही अपने कैथोड और एनोड फॉर्म होते हैं, मतलब कैटायंस और अनायंस की मूवमेंट शुरू होती है इलेक्ट्रोड्स की तरफ, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन है आप लोगों का, जनरल साइंस से पूछ रहे हैं कि कैथोड की तरफ कौन सा पार्टिकल जाता है और एनोड की तरफ कौन सा पार्टिकल जाता है, वो आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। फिर हम इसका एक एक्सप्लेनेशन देंगे, एक ट्रिक बताएंगे जिससे कभी नहीं भूलोगे अगर गलत भी हो जाते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपका। अच्छा, ये चीज समझ आई आपको। अब क्या होगा, अनायंस की और कैटायंस की अपने को पता लग जाएगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यहां से पता लग सकती है पूरी की पूरी। इससे हम अपना डिसॉल्व सॉलिड मेजर करते हैं, ठीक है। एक बात याद रखेंगे इसके बारे में कि ये जो एक्चुअली में मेथड है ना, दिस इज अप्रोक्सीमेट मेथड, इट इज अप्रोक्सीमेट मेथड, इट इज एन अप्रोक्सीमेट मेथड। क्यों अप्रोक्सीमेट मेथड है ये मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिक सॉलिड्स होते हैं जो आयंस की फॉर्म में टूट नहीं पाते, बट वो छोटे होने के कारण नीचे आ जाते हैं फिल्टर पेपर से। मेरी बात समझ में आई होगी, दोबारा लिखता हूं। बिकॉज देयर आर सम ऑर्गेनिक सॉलिड्स विच फिल्टर्स डाउन। देखो फिल्टर का प्रोसेस समझ में आया होगा ना, कल ही कराया हम लोगों ने सस्पेंडेड और डिसॉल्व को अलग करने के लिए। विच फिल्टर्स डाउन बट नॉट कन्वर्टेड इनटू आयंस। अब आपको पता है जो सॉलिड फिल्टर डाउन हो जाते थे उनको मैं क्या मानता था कि वो जो है मेरे डिसॉल्व सॉलिड की कैटेगरी में आ गए हैं, फिल्टरेबल सॉलिड्स, बताया था ना कल मैंने आपको। तो वो फिल्टरेबल सॉलिड्स हो गए हैं, लेकिन वो आयंस में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। तो क्या होगा प्यारे दोस्तों,
उनको मेजर नहीं कर पाएगा ये मीटर जब आयंस में नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेट रिजल्ट देता है, एक्यूरेट नहीं दे पाता। ठीक है, ये था अपना डिसॉल्व सॉलिड का पूरा प्रोसेस, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अगली मेरी बात आती है प्यारे दोस्तों कि एल्कलिनिटी क्या होता है। बड़ा ध्यान से समझना, लंबे में बताना नहीं चाहूंगा वरना बहुत टाइम ले जाता है। ध्यान से समझना इस चीज को जो अब बोल रहा हूं, ठीक है। एल्कलिनिटी, एल्कलिनिटी क्या होता है प्यारे दोस्तों, हिंदी में कहना चाहूंगा बेसिसिटी। देखो बेसिसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं ये अपने को पता नहीं है, बट एग्जांपल के साथ समझा देता हूं। आपने सुना होगा एसिडिटी, तेजाब जहां पर होता है वहां गैस फॉर्म होती है, उसको कहते हैं एसिडिटी। इसका ओपोजिट जो होता है, इसका ओपोजिट वो कहलाता है बेसिसिटी। तो मेरी बात समझ में आई। और वो बेसिसिटी जो है एक्चुअली में उसको मैं कहना चाहता हूं टेक्निकल भाषा में एल्कलिनिटी, ये होती है। ठीक है, एल्कलिनिटी का एक दूसरी भाषा में नाम होता है बेसिसिटी। अच्छा, आपको पता है ये बात कि एसिडिटी क्यों फॉर्म होती है? हम लोगों ने पढ़ा होगा ना 9th क्लास में, एसिडिटी फॉर्म होती है H पॉजिटिव आयंस के कारण। बात समझ में आई? तो बेसिसिटी किस वजह से फॉर्म होती है? द मेजर कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेसिसिटी इज द हाइड्रोक्साइड आयन। लिख लेते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस की वजह से फॉर्म होती है प्यारे दोस्तों, कार्बोनेट आयंस की वजह से फॉर्म होती है, बायकार्बोनेट आयंस की वजह से फॉर्म होती है। इन वजह से एक्चुअली में मेरी बेसिसिटी फॉर्म होती है, ये मैं कहना चाहूंगा। और भी बहुत तरीके हैं, सल्फाइड की वजह से फॉर्म हो जाती है, नाइट्राइट की वजह से फॉर्म हो जाती है, नाइट्रेट की वजह से फॉर्म हो जाती है। लेकिन ना एक बात का ध्यान रखना कि एक होता है जो भारी मात्रा में चीज को प्रोड्यूस करता है, एक होता है जो हल्की मात्रा में चीज को प्रोड्यूस करता है। वो जो ऊपर वाले हैं ना तीन, ये तीन का नाम मुझे भूलना नहीं है कभी भी। ये तीन इसको भारी मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द बेसिसिटी। तो ये चीज मैं लिखना चाहूंगा, मेन तीन जो हैं वो यही हैं। बाकी को तो थोड़ी बहुत होती है, उनको तो हम झेल लेते हैं, उनको देखने की जरूरत नहीं है, तो इनको हम मिटा देते हैं। मेरी बात समझ में आई? तो मेन चीज जो पढ़नी है आपको वो यही है। इन तीन वजह से एक्चुअली में मेरे प्यारे दोस्तों हमारी बेसिसिटी, हमारी अल्कलिनिटी जो है प्रोड्यूस होती है। अच्छा, अब बात आती है कि ये अल्कलिनिटी सोर्सेज क्या है प्रोड्यूस होने की, किस वजह से, मतलब किस चीज के कारण, वो चीज क्या है जिसकी वजह से प्रोड्यूस होती है। तो मैं लिखना चाहूंगा सोर्सेज। तो प्यारे दोस्तों यहां पर एक ही चीज कहना चाहूंगा कि एक्चुअली में पहली ही बात बता दी थी कि ये जो है मेरा OH के कारण, CO3 के कारण, बायकार्बोनेट अनायन, समझ में आ रहा है? हर किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब क्या है? ऑल आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को क्यों कहता हूं? क्या कहता हूं? अनायंस। आपको पता है ना ये बात? तो लिखना चाहता हूं, इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इंटरफेयर ऑफ अनायंस इन वाटर। मेरी बात समझ में आई होगी कि आप अपने पानी के अंदर अनायंस डाल दोगे तो आपका बेसिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगा। एक अच्छी सी रिएक्शन देना चाहूंगा प्यारे दोस्तों, और उसमें क्वेश्चन बनता है एक्चुअली में क्या होता है रिएक्शन में कि CO2 जो होता है वो पानी के साथ मिलके हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म करता है। कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलके हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म करता है। फिर ये हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या करता है? अपने आप को आयनाइज करता है। आयनाइज का मतलब क्या होता है कि ये जो है अपने आप को तोड़ता है HCO3 नेगेटिव में और H पॉजिटिव में। मेरी बात समझ में आई होगी प्यारे दोस्तों? ये फर्दर अपने आप को तोड़ेगी। क्या तोड़ेगा ये? HCO3 जो होता है ये फर्दर अपने आप को तोड़ता है किस में? CO3 2 नेगेटिव में, यहां एक नेगेटिव था, एक और निकल जाएगा तो 2 नेगेटिव, प्लस में H पॉजिटिव में। अब बात समझने की आती है कि ये CO3 2 नेगेटिव जो है ये क्या करता है? ये एक्चुअली में फिर से प्यारे दोस्तों, एक तो ये कॉज हुआ, एक तो ये कॉज हुआ मेरा बेसिसिटी का। ये पानी के साथ मिलके ये क्या करेगा? ये करेगा HCO3 नेगेटिव प्लस में OH नेगेटिव, यानी कार्बोनेट आयन जो है वो पानी के साथ मिलके प्यारे दोस्तों बायकार्बोनेट प्रोड्यूस करता है और हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है। ये शुरू की जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यार ये,
और जो अब बताने जा रहा हूं वो तो 100% इंपॉर्टेंट है एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, पता होना चाहिए इस चीज का। तो यहां से होगा क्या कि मेरी शुरू की जो 3 रिएक्शन है ये होती है स्ट्रॉन्ग, लेकिन बेचारी लास्ट वाली जो रिएक्शन है ये वीक होती है, कमजोर रिएक्शन होती है। कहने का मतलब है वो तो हो जाएंगी, इसको होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, हो सकता है ना भी हो। अगर ये हो गई और मेरे पानी के अंदर एलगे प्रेजेंट है, एलगे समझते हैं आप लोग, एलगे को हम हिंदी भाषा में कहते हैं काई, हरी हरी कलर की होती है पानी के अंदर ही, जब पानी बहुत ज्यादा समय के लिए रखा होता है उसको कहा जाता है काई, ठीक है। अगर मेरा एलगे प्रेजेंट है पानी के अंदर, एलगे क्या, ये प्रेजेंट है अगर पानी के अंदर, तो ये क्या करेगा, ये HCO3 को खाएगा, इसका भोजन है ये। क्यों भोजन है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन है। याद रखेंगे कि ना, मैं बताना भूल गया था, जितने भी मेरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जितने ऑर्गेनिक मैटर है पानी के अंदर, उनका खाना क्या होता है, उनका खाना होता है प्यारे दोस्तों कार्बन, ठीक है। कार्बन खाते हैं वो। तो यहां से समझेंगे कि ये जो है ये क्या करता है, कंज्यूम्स, ये बायकार्बोनेट आयन को खाता है। जब ये बायकार्बोनेट आयन को खाएगा तो क्या होगा, ये वाला जो है कंपोनेंट कम हो जाएगा, ये कंपोनेंट कम हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज को समझना, जब ये चीज कम हो जाएगी ना, तो यहां से यहां की तरफ जो चीज भाग रही है उसको खाली जगह मिल जाएगी, तो यहां से यहां की तरफ ज्यादा रेट के साथ रिएक्शन जाएगी, ज्यादा क्वांटिटी के साथ यहां की तरफ रिएक्शन भागेगी। मेरी बात समझ में आई होगी आपको। तो दिख क्या रहा है कि एक्चुअली में यहां से यहां रिएक्शन भागेगी। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर कि कहां लिखूं, ऊपर से मिटा रहा हूं मैं, ठीक है, समझेंगे। एल्गे ने कंज्यूम्स करा बाइकार्बोनेट आयन, सो रिएक्शन प्रोसीड्स फॉरवर्ड एट हायर रेट। मेरी बात समझ में आई होगी जेंटलमैन कि ज्यादा रेट के साथ रिएक्शन जो है आगे भागेगी। अब क्या होगा, जब ज्यादा रेट के साथ रिएक्शन आगे भाग रही है तो मेरे पानी के अंदर हाइड्रोक्साइड की मात्रा ज्यादा होती जाएगी। मैं यहां पर लिख रहा हूं, सो OH माइनस विल बी मोर, ज्यादा मात्रा के साथ मेरा हाइड्रोक्साइड आयन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, हेंस बेसिसिटी बढ़ गई। मेरी बात समझ में आई ना आपको, तो मैं लिख देता हूं हेंस एल्कलिनिटी इंक्रीजेस, क्योंकि 3 वजह से एल्कलिनिटी होती है, OH माइनस, कार्बोनेट 2 माइनस, बाइकार्बोनेट आयन। तो ये बढ़ रहा है तो एल्कलिनिटी भी बढ़ेगी। मेरी बात समझ आई। तो ये प्रोसीजर है, इंपॉर्टेंट क्या बनता है, रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये वाला कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, किस वजह से है वो इंपॉर्टेंट है। और एक बात और बता देता हूं एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, ये किसी किताब में मिलता नहीं है, बहुत बेसिक चीज है, कि यहां से यहां तक की जो रिएक्शन का रेट बढ़ा, इसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है। भाई लिख लेते हैं जल्दी से। इसके पीछे का जो प्रिंसिपल है मेरे प्यारे दोस्तों, 11th क्लास में हम लोगों ने इक्विलिब्रियम पढ़ा था, वो प्रिंसिपल का नाम है, रट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ली चैटिलियर प्रिंसिपल्स। ठीक है, ये है ली चैटिलियर प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल का नाम है, पूछ सकता है पेपर के अंदर आपसे। चलिए आगे पढ़ते हैं कि भाई फास्फोरस जो होता है ना, फास्फोरस प्यारे दोस्तों ये भी एक्चुअली में एल्कलिनिटी को कॉज करता है। पढ़ते हैं इस बारे में कि ये फास्फोरस जो होता है ये भी एल्कलिनिटी को कॉज करता है, क्यों, समझते हैं। देखो हम फास्फोरस के सहारे काफी चीजें डाल देते हैं, तो फास्फोरस एल्कलिनिटी को कॉज करता है और दूसरी चीज भी करता है, यहां पर लिखूंगा कॉज एल्कलिनिटी एंड न्यूट्रिएंट फॉर एल्गे। जो एल्गे है ना मेरा, उसके लिए न्यूट्रिएंट का काम भी करता है फास्फोरस, ठीक है, और एल्कलिनिटी भी कॉज करता है। अभी दूसरी बात आती है कि ये डाला किस फॉर्म में जाता है, पुट इन द वाटर बाय इंसेक्टिसाइड्स के साथ, पेस्टिसाइड्स के साथ, फर्टिलाइजर्स के साथ हम खेतों वेतों में डालते हैं ना, तो उससे पानी निकलता है, तो अपना पानी तक अंडरग्राउंड वाटर तक पहुंच जाता है। तो लिख लेते हैं डिटर्जेंट्स की फॉर्म में डाला जाता है,
फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में डाला जाता है, इंसेक्टिसाइड्स की फॉर्म में डाला जाता है, एंड एटसेट्रा। ये चीज समझनी थी, तो ये भी अपने से पूछ सकता है आगे, इंपॉर्टेंट है। अभी बात आती है कि एल्कलिनिटी का इंपैक्ट क्या है हमारे ऊपर। बड़ा ही बेहतरीन इंपैक्ट है, आपको याद रखना है एक ही चीज है कि इंपैक्ट जो रहेगा एल्कलिनिटी का वो क्या रहेगा। एल्कलिनिटी हमेशा और हमेशा प्यारे दोस्तों एक ही चीज कॉज करती है, इस इनक्रस्टेशन। मैंने आपको बताया था ना, इनक्रस्टेशन क्या होता है। एक पाइप है, उस पाइप के अंदर से सपोज ये मेरा पानी जा रहा है, ठीक है। अब इस पानी के अंदर एल्कलिनिटी है, क्या कर देगा, नीचे नीचे पार्टिकल्स को बिठा देगा, कुछ प्रेसिपिटेटेड पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, चॉकिंग कर देगा, उसकी एफिशिएंसी को डाउन कर देगा पाइप की, उसमें से कम फ्लो करेगा पानी, डिस्चार्ज कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली में इनक्रस्टेशन मेरा इंपैक्ट करता है। अभी बात आती है कि हम लोग नापते कैसे एल्कलिनिटी को। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, अलग से इस पे वीडियो बनाने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये पॉइंट में ही आ रहा था, तो इसी पे सारा समझा रहा हूं, ठीक है। देखिए अभी बात आती है कि मैंने अभी देखा कि इंपैक्ट क्या पड़ता है, अब बात आती है कि मेजर कैसे करा जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। देखिए प्यारे दोस्तों, इसकी मेजरमेंट जो होती है वो कुछ एक अलग तरीका है उसका। होता क्या है कि आपका एक सैंपल है, इसमें 2 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज के अंदर आप यूज करते हो फिनोल फथालिन, दूसरी स्टेज के अंदर आप यूज करते हो मिथाइल ऑरेंज। फिनोल फथालिन का पीएच जो है कि किस पीएच तक ये काम करता है, जो बता रहा हूं बस उसको एक बार ध्यान रखना, प्रोसीजर भी समझ आ जाएगा। फिनोल फथालिन का जो पीएच है ये होता है 10.6 से या 10.3 से 8.6 तक, ऐसा लिख लो। कई किताबों में यही पीएच मिलता है 10 से 8.3 तक, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है, इतना चल जाता है, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज का जो पीएच होता है प्यारे दोस्तों, ये याद रखना है 4.3 से 2.5 तक, पहली चीज। दूसरी बात, ये फिनोल फथालिन है क्या, ये है मेरे प्यारे दोस्तों बेसिसिटी इंडिकेटर। नाम है, पूछ सकता है आपसे। और ये मिथाइल ऑरेंज क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको आप कह सकते हो कि ये एसिडिटी इंडिकेटर है, ठीक है। लिख लेते हैं, ये है मेरा एसिडिक इंडिकेटर। अच्छा, क्यों मैंने ऐसा बोला यहां पर कि ये एसिडिक इंडिकेटर है, बेसिक इंडिकेटर है। बात आती है यहां पर इसकी पीएच कितनी ज्यादा है, देख सकते हो आप, 7 से ज्यादा जिसकी पीएच होती है, पीएच ग्रेटर देन 7 उसको मैं कहता हूं बेसिक, और पीएच लेस देन 7 जो होती है उसको कहता हूं एसिडिक। आप देख सकते हैं कि यहां पर इसकी पीएच जो है 7 से ज्यादा है, इसलिए बोला बेसिक इंडिकेटर, और 7 से कम जिसकी पीएच में काम कर रहा है उसको बोला एसिडिक इंडिकेटर है ये, ठीक है। अब आती है मेन प्रोसेस शुरू। होता क्या है, मैंने आपको बोला कि 3 तरीके से मेरी एल्कलिनिटी कोज होती है। किस किस वजह से, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, इन 3 वजह से मेरी बेसिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर समझाते हैं, फिर इस बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताऊंगा आप लोगों को। देखो, पहली स्टेज के अंदर मेरे पास है मेरा पानी का सैंपल। मैंने क्या करा है, इस पानी के सैंपल के अंदर डाल दिया है फिनोल फथालिन। मैं फिनोल फथालिन को पी लिख रहा हूं, ठीक है। ये क्या करेगा पहली स्टेज के अंदर, इन द फर्स्ट स्टेज ये न्यूट्रलाइज करेगा। न्यूट्रल ऑब्वियसली ना, एल्कलिनिटी को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, ठीक है, फिनोल फथालिन, जिससे मुझे पता लगेगा कि कितना अमाउंट लग रहा है, उस हिसाब से एल्कलिनिटी पता लगती है। क्या लिखूंगा, न्यूट्रलाइज करेगा किसको किसको, OH नेगेटिव को और हाफ ऑफ कार्बोनेट आयन को, याद रखना है, OH नेगेटिव को और हाफ ऑफ कार्बोनेट आयन को। और सेकंड में जब आप मिथाइल ऑरेंज डालेंगे P+ में M, तो ये क्या करता है प्यारे दोस्तों, एक्चुअली में ये न्यूट्रलाइज करता है मेरा तीनों के तीनों को, ठीक है।
जो यहां पर न्यूट्रलाइज हुआ उसको, प्लस हाफ ऑफ कार्बोनेट आयन प्लस बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, पहले मैं डालूंगा फिनोल्फथालेन और दूसरे में डालता हूं मिथाइल ऑरेंज। ये क्या करते हैं, इन दोनों के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं। कैसे कैसे, ये इसको न्यूट्रलाइज करता है और M वाला इसको न्यूट्रलाइज करता है। अब क्या बात आती है, अब आती है ग्राफ। ग्राफ से सब समझ आने वाला है अब आपको। ठीक है, तो ग्राफ बनाते हैं प्यारे दोस्तों। देखिए यहां पर है मेरी कुछ pH और यहां पर है वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड। एसिड की जगह लिखना चाहूंगा यहां पर इंडिकेटर यूज्ड। ठीक है क्या, शुरुआत में मेरे पास जो मटेरियल है, जो लिक्विड है, उसका मैं मान के चलता हूं कि मेरा pH जो है प्यारे दोस्तों वो 10 से ज्यादा है, लगभग 10.6। मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर फिनाइल फथालिन डाले जा रहा हूं, फिनोल फथालिन इसमें डाले जा रहा हूं और ये डालने के बाद कुछ रिड्यूस होगा, कम होगा ना, क्योंकि एसिडिक इंडिकेटर, मतलब ये इंडिकेटर जो है एक एसिडिक फॉर्म में है। ठीक है, तो यहां से ये डाला मैंने, ये कितने तक रिड्यूस होगा, मैं मान के चल रहा हूं 8.3 तक। ठीक है, आगे ये ऐसे कंटिन्यूसली में थोड़ा बहुत अपना जाता है, फिर ये आगे रिड्यूस होता है। ठीक है, ये जो मुझे रेंज मिलती है प्यारे दोस्तों, ये है 4.3 से 2.5 तक। मेरी बात समझ में आई। अब एक्चुअली मैं कहना क्या चाहता हूं कि इस रेंज के बीच में आपने जो अपना इंडिकेटर डाला है वो क्या डाला है, फिनाइल फथालिन। ठीक है, ये P वॉल्यूम डाल दिया, ये P वॉल्यूम डाल दिया और पूरा जो एसिड आपने यूज करा है शुरू से लेकर लास्ट तक, वो मेरे प्यारे दोस्तों वो आपने डाल दिया M वॉल्यूम। मेरी बात समझ में आई। शुरुआत में एसिड डाला P और मिथाइल ऑरेंज डाले जा रहे हो और मिथाइल ऑरेंज डाले जा रहे हो, तो पहले वाली वॉल्यूम भी ऐड तो करोगे ना, अलग से थोड़ी देखी जाती है कि अलग से डाली है, उसी सॉल्यूशन में डाल रहे हो तो शुरू से ऐड होती है। M डाल दिया वॉल्यूम का। ठीक है, अब ये ग्राफ अगर समझ आ गया तो आगे की बात अच्छी से समझ आ जाएगी। अच्छा समझते हैं, इसमें 5 केसेस बनते हैं। क्या क्या 5 केस होते हैं कि अगर मेरे प्यारे दोस्तों मैंने P इज इक्वल टू M डाला है, इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम ऑफ द फिनाइल फथालिन इज इक्वल टू में वॉल्यूम ऑफ द मिथाइल ऑरेंज, अगर मैं डालता हूं। ठीक है, तो यहां पर मतलब क्या है इस चीज का समझने की कोशिश करेंगे प्यारे दोस्तों। समझते हैं, मैं बता रहा था आपको मतलब का, तो यहां पर एक्चुअली में कहना क्या है, मुझे पहले मैं एक चीज बता देता हूं कि इसको पता कैसे लगाया जाता है। देखो फिनाइल फथालिन जो होता है ना, फिनोल फथालिन, जब आप P मिलाते हो तो एक्चुअली में ओरिजिनली इसका जो कलर होता है वो होता है कलरलेस या हल्का फुल्का येलो, हल्का येलो। ठीक है, ये आप कलर जो मिला रहे हो, शुरुआत में सॉल्यूशन कलरलेस था, लेकिन जब आपने इसे को मिलाया तो ये पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। जैसे ही ये पिंक कलर में चेंज होता है, इसका मतलब इसने मेरी OH और हाफ ऑफ कार्बोनेट आयंस की अल्कलिनिटी को रिड्यूस कर दिया है। मेरी बात समझ आई। तो एक कलर इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। उसके बाद बात आती है जब आप मिथाइल ऑरेंज मिलाते हो, यहां लिख रहा हूं, जब आप मिथाइल ऑरेंज मिलाते हो प्यारे दोस्तों, इसका कलर कैसे कैसे चेंज होता है। इसका कलर चेंज होता है ऑरेंज रेड से। शुरुआत में इनिशियली ये ऑरेंज रेड होता है, लेकिन धीरे धीरे करके प्यारे दोस्तों ये येलो कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहां से आपको ये बातें ध्यान में रखनी है कि ये है P और ये है M, इनका कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है पेपर में। अब एक बात समझने की कोशिश करते हैं कि ये रट लिया होगा आप लोगों ने कि यार जब P इज इक्वल टू M है, इसका मतलब क्या है दोस्तों कि जब P की वॉल्यूम, फिनोल फथालिन की वॉल्यूम जो है वो मिथाइल ऑरेंज के बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर मेरा OH प्लस हाफ ऑफ कार्बोनेट था, यहां पर हाफ ऑफ कार्बोनेट प्लस बाइकार्बोनेट था। ठीक है, ये जो है इतना, ये P का वॉल्यूम जो है ये M के वॉल्यूम के बराबर है। तो मैं हमेशा और हमेशा याद रखूंगा कि यहां पर मेरी कास्टिक अल्कलिनिटी होगी। कास्टिक का मतलब होता है यहां पर जो बेसिसिटी हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ OH की वजह से हो रही है और किसी वजह से नहीं हो रही। ठीक है, अभी एक बात समझ में आती है कि ये अगर मेरा P इज इक्वल टू 0 और M इज इक्वल टू 0 ना, कहने का मतलब क्या है कि आपने फिनाइल फथालिन डाला ही नहीं है, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी आपको, आपका सिर्फ और सिर्फ मिथाइल ऑरेंज से काम चल रहा है, तो उसमें क्या होगा,
मैं जानता हूं ना उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट होता है, कार्बोनेट इसमें भी होता है, कार्बोनेट की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो यहां पर मैं कह सकता हूं सिर्फ और सिर्फ बाइकार्बोनेट की वजह से मेरी अल्कलिनिटी आती है। तो मैं यहां पर लिखना चाहूंगा प्यारे दोस्तों इस केस में HCO3 नेगेटिव की वजह से मेरी अल्कलिनिटी आती है। एक और बात आती है, अगर मैं यहां पर कह दूं तीसरे केस में कि ये P जो है ये m/2 के बराबर है, मतलब अगर मेरा इतना m लग रहा है और P भी मेरा इतना है, मतलब आधा है, m इतना है और P उसका आधा है, इस केस में मेरी किस वजह से अल्कलिनिटी होगी? देखो एक चीज समझ आती है, जब बिल्कुल आधा है ना तो आधा मतलब बीच के कौन से कंपोनेंट है उनको रिड्यूस करा जा रहा है, इसमें कार्बोनेट इसमें भी कार्बोनेट, तो ऐसे याद रखेंगे जब ये आधा होता है तो कार्बोनेट की वजह से अल्कलिनिटी होती है। चौथी बात आती है कि अगर मेरा P जो है वो m/2 से बड़ा हो गया, P अगर m/2 से बड़ा हो गया प्यारे दोस्तों, तो यहां पर किस वजह से आएगी अल्कलिनिटी? मतलब ये वॉल्यूम ज्यादा है, ये वाला हिस्सा ज्यादा है, यहां पर कौन सी चीजें हैं? हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट, दोनों की वजह से लिख लेता हूं, यहां पर अल्कलिनिटी आएगी हाइड्रोक्साइड प्लस में कार्बोनेट की वजह से। इसके बाद बात आती है कि अगर मेरा P जो है ये m/2 से कम हो जाए, P जो है ये m/2 से जब कम होगा तो यानी m/2 बड़ा है, ये वाला हिस्सा जो है ये बड़ा है, अब यहां पर कौन आ रहा है? कार्बोनेट प्लस बाइकार्बोनेट, तो कार्बोनेट की वजह से और बाइकार्बोनेट की वजह से होगी अल्कलिनिटी। मेरी बात समझ में आई होगी दोस्तों। तो ये था आपका अल्कलिनिटी का टॉपिक। इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो किताबों में नहीं मिलती जनरली, वो बता देता हूं। नोट करके लिख लेना, कुछ एज्यूम कर रखा होता है हम लोगों ने क्या कि जो मेरा इनिशियली सैंपल है उसका पीएच हमेशा 10 से बड़ा होगा। लिख लेते हैं जल्दी से, इनिशियल सैंपल पीएच। अच्छा पीएच क्या होता है ये अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो अभी पढ़ा देता हूं। हमेशा 10 से बड़ा रखना है। दूसरी बात, कभी भी कार्बोनेट और कभी भी बाइकार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड एक साथ नहीं होंगे। बाइकार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड कभी एक साथ नहीं होंगे। क्यों लिख लेते हैं, रीजन लिखेंगे जब भी अच्छा लगेगा। बिकॉज इट फॉर्म्स कार्बोनेट। ये क्या करते हैं, ये आपस में मिलके ना कार्बोनेट फॉर्म कर देते हैं। जब कार्बोनेट फॉर्म हो गया तो अलग से कार्बोनेट लिख रखा है ना, तो इसीलिए हम इसको अलग से रखते ही नहीं है, ये मिलके आपस में कार्बोनेट ही फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, चलो ये होमवर्क है आपका दोस्तों कि आपको ये रिएक्शन लिखनी है कि जब हाइड्रोक्साइड और बाइकार्बोनेट को मिलाऊंगा तो कार्बोनेट कैसे लिखते हैं, ये पूछ सकता है पेपर के अंदर। तो ये कमेंट में आप मेंशन जरूर करना, गलत होगा तो मैं रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, चलिए अल्कलिनिटी ले देकर आपकी पूरी खत्म होती है। लेक्चर की लेंथ लगभग आधे घंटे की हो गई है, तो अगला लेक्चर अपना अगले टॉपिक जो है अगले में कंप्लीट करते हैं। हमेशा की तरह कहना चाहूँगा, हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, माँ बाप की सेवा जरूर करते रहो, देश की सेवा करते रहो और यहाँ रिस्पॉन्स भी देते रहो, बिकॉज आपके रिस्पॉन्स की हमें ज़रूरत है। अभी आप लोगों को भी पता है कि मैं बिल्कुल इनिशियल से शुरू कर रहा हूँ दोबारा से। सो जेंटलमैन, थैंक यू फॉर कंटिन्यूसली वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय।